हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो अब हम लेकर आए हैं, यानी कि अचीवर्स एकेडमी लेकर आया है आपके लिए एक सीरीज़ जहाँ पे हम आपकी थोड़ी सी मदद और कर रहे हैं। कैसी मदद? एग्जैक्टली सही समझे हैं आप। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सीरीज़ जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, इन सब के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक लेकर आएंगे। मैं गरिमा नरूला इस सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या है? ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न में रेगुलरली आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, किस तरह से हमें राइट करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। एक्चुअली लिखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो मार्क्स स्कोर करते हैं वो अलग होते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं कि आप बहुत बहुत अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सबने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, फिर भी हम आपकी मदद करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एंजियोस्पर्म दैट प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, नेम द प्रोसेस। तो पहला एक बार प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बेटा पहली बात सबसे ज़रूरी जो ये है, जो आमतौर पे बच्चे करते हैं, वो क्वेश्चन को ढंग से रीड ही नहीं करते। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करो कि एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे माइंड में एक चीज़ सेट होती है और हम लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन पेपर, आराम से, शांति से, कोई जल्दी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि पहली बात तो ये कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। आप सभी जानते हैं कि प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, उस प्रोसेस के अंदर सीड बनता है, ठीक है। और जो ये सीड बनता है, इस सीड के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में, अगर हम बात करें, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जायगोट से आगे जाके एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो से क्या बनता है? सीड बनता है। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एंजियोस्पर्म दैट प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि सीड तो प्रोड्यूस होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जानते हो वो प्रोसेस कौन सा है? याद आया कुछ? एग्जैक्टली आ गया होगा आपको याद। तो उस प्रोसेस का जो नाम है, दिस इज कॉल्ड, इसका जो आपका आंसर होगा, एपोमिक्सिस। ठीक है, ये जो एपोमिक्सिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, एपोमिक्सिस का जो ये प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जहां पे क्या हो रहा है कि सीड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सीड्स बन रहे हैं। याद रखना कि यहाँ पे सीड्स बन रहे हैं एपोमिक्सिस के प्रोसेस के अंदर। और ये जो सीड के अगर हम एग्जाम्पल भी देना, तो यहाँ पे हम दो तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले तो आते हैं सिट्रस, सिट्रस फैमिली के। कौन से? यहाँ बेसिकली जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनमें कुछ फ्रूट्स में, इसमें सिट्रस की अगर हम लोग बात करें तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो एपोमिक्सिस से सीड बना रहा है। ये बात ध्यान रखना, एपोमिक्सिस से क्या बना रहा है? सीड बना रहा है। और दूसरी बात जो आती है यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग अगर देंगे, दैट इज डेंड्रियन। आंसर याद रखना है इसका, डेंड्लियन। तो सिट्रस एंड डेंड्लियन, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जहां पे क्या बन रहा है? सीड बन रहा है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब इसको लिखना कैसे है? नॉर्मली ये क्वेश्चन जो होगा आपका 1 और 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 मार्क का ये और 1 मार्क का ये। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि भाई द नेम ऑफ द प्रोसेस, पहले तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे, द एग्जाम्पल्स आर सिट्रस एंड डेंड्रियन एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस इज एपोमिक्सिस। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? ओके, आराम से समझ के चलना। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए
एक्सप्लेन टू वे बाय विच सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे सीड्स को डेवलप करना है विदाउट फर्टिलाइजेशन। कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं जहाँ पे हम सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के? तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका जो आता है वो तो अगेन जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान दे रहे हो? ध्यान दे रहे हो ना क्लास में? चलो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला तरीका तो हम लोगों ने एपोमिक्सिस पढ़ा ही था, और दूसरा जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पार्थेनोकार्पी। तो फर्स्ट तरीका जो था वो कौन सा था आपका? एपोमिक्सिस। एंड सेकेंड इज पार्थेनोकार्पी, ठीक है। एपोमिक्सिस में आपको समझा चुकी हूँ, ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे सीड्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो सीड्स बनते हैं इसमें ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। बेटा एक बात अपने दिमाग में रखना, कभी भी अगर फर्टिलाइजेशन के बिना सीड्स बनेंगे तो वो सीड्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट प्लांट के, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर वेरिएशन आती हैं, है ना। और वेरिएशन क्यों आती है? क्योंकि मियोसिस डिवीजन हो रहा है जब गैमीट्स बनते हैं, याद है ना आप लोगों को? तो जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो इसीलिए भी वेरिएशन आ रही है। और दूसरा याद रखना कि जब भी जायगोट हो रहा है तो आधे कैरेक्टर कहाँ से आए? फीमेल से। आधे कैरेक्टर कहाँ से आए? मेल से। तो अब जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, मेंडल का असॉर्टमेंट लॉ, याद आया कुछ? नाइस। चलिए, तो हाँ मैं ऐसे आप लोगों को याद और दिलाती रहूंगी, है ना, भूलने नहीं दूंगी कि कौन कौन से अपने चैप्टर्स हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपोमिक्सिस एंड दूसरा कौन सा है? पार्थेनोकार्पी। अब दिमाग में एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि पार्थेनोकार्पी से हम डायरेक्टली फ्रूट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स कैसे बना सकते हैं? सबने पढ़ा हुआ है आप लोगों ने शायद। ऑक्सिन, ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है। और ये जो फाइटो हार्मोन होता है, इस फाइटो हार्मोन से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली फ्रूट भी बना सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? नाइस। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये जो पार्थेनोकार्पी होती है, पार्थेनोकार्पी हम लोग करवा रहे हैं। एपोमिक्सिस नेचुरल फिनोमिना भी होता है, और ऐसे ही पार्थेनोजेनेसिस। अगर हम पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे तो ये वाला प्रोसेस किसके अंदर होगा? एनिमल्स के अंदर होगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। ओके, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक इन एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, एम्ब्रियोसेक क्या होता है, एम्ब्रियोसेक कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले एक बात जो आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए कि एम्ब्रियोसेक एग्जैक्टली डेवलप क्यों होता है। एम्ब्रियोसेक डेवलप होता है यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट है। ये क्या है? ये फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज देखें, सबसे पहली चीज ध्यान से समझना इस चीज को। पहली चीज तो यहाँ पे ये होता है कि इस तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलरली सेल्स हैं, ओके। इन सेल्स के अंदर दो तरह की एक सेल्स बनती हैं, स्पेसिफाइड सेल्स बनती हैं। एक तो होती हैं पेराइटल सेल, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेराइटल सेल, ठीक है। और दूसरी जो होती है, सेकेंड वाली जो है, इसको हम आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और यही आर्कीस्पोरियल सेल्स ही होती हैं जो डेवलपमेंट करती हैं। किसका डेवलपमेंट करती हैं? एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है। पेराइटल सेल्स आगे डिवीजन करती रहेंगी, आगे और सेल्स बनाएंगी, और आर्कीस्पोरियल सेल्स जो हैं वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगी। चलिए, कैसे करती हैं डेवलपमेंट, स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ देखिए एक बार। सबसे पहली चीज जो आती है यहाँ पे वो ये आती है कि सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पे ना टेट्रेड का फॉर्मेशन होता है। मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ। यहाँ पे समझना कि ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है ना, आर्कीस्पोरियल सेल आगे ना डिवाइड करना शुरू करती है। और जब ये डिवाइड करना शुरू करती है तो याद रखना यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस डिवीजन, ठीक है।
कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। अब मियोसिस डिवीजन ही क्यों होगा, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना। क्या? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस डिवीजन के अंदर हैप्लॉइड चीज बनानी है अपन को। फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स जो होते हैं ना, वो कैसे हो जाते हैं, उनके क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, और जब क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हैप्लॉइड। क्या बोल रहे हैं? हैप्लॉइड, याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन को क्रोमोसोम्स के नंबर आधे करने हैं, तो याद रखना कि इधर जब ये डिवाइड करेगी तो यहाँ पे ना टेट्रेड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी कि 4 तरह की सेल्स बनेंगी, 1 2 3 4। कितनी सेल्स बनेंगी? 4 टाइप की सेल्स बनेंगी। और इन 4 टाइप की सेल्स के अंदर जो ये 3 टाइप की सेल्स हैं, ठीक है, ये जो आपकी 3 टाइप की सेल्स हैं, ये 3 टाइप की सेल्स क्या हो जाएंगी? डिग्रेड हो जाएंगी। एग्जैक्टली फीमेल गैमेटोफाइट में 3 टाइप की सेल्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगी, और एक सेल जो है, ठीक है, ये एक सेल कैसी हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। बात समझ में आई? फिर से समझाऊं? चलो एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि समझाना पड़ता है आप बच्चों को, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहली चीज पेराइटल सेल है। कौन सी सेल है? पेराइटल सेल। दूसरी चीज है आपकी आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। अब जो ये पेराइटल सेल है, ये सराउंडिंग डेवलपमेंट कर रही है, यहाँ पे डिविजन्स हो रहे हैं, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल। दूसरी जो है वो आर्कीस्पोरियल सेल है, ये भी डिवाइड करेगी। इसमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के अंदर 1 2 का 4, याद है कि एक से कितने बनेंगे? 4। एक से कितने बनेंगे? 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन 4 सेल्स बनती हैं। 4 सेल्स में से 3 क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? डीजनरेट हो जाएंगी। और एक सेल कैसी होगी आपकी? यहाँ पे एक्टिव होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो ये एक्टिव सेल होगी, अब जो ये एक्टिव सेल होगी, वो एक्टिव सेल अब क्या करना शुरू करेगी? डिवाइड करना शुरू करेगी। समझ में आ गई? एक्टिव सेल क्या करना शुरू करेगी? डिवाइड करना शुरू करेगी, ठीक है। तो वो आगे धीरे धीरे डिवाइड करेगी, है ना। सी, यहाँ पे इसने डिवाइड किया, 2 सेल्स बनी, ठीक है। फिर इन 2 सेल्स ने और डिवाइड किया, फाइन। फिर आगे और डिवीजन होगा, और इसमें से 3 सेल्स ऊपर, 3 सेल्स नीचे और 2 सेल्स बीच में आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, 3 सेल्स ऊपर, 3 सेल्स नीचे और 2 सेल्स बीच में। क्लियर हो गई ये बात? अब एक बात और ध्यान रखना, भूल मत जाना कि जो मियोसिस डिवीजन हुआ था ना, वो पहले हो चुका है। अब जो ये प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा होगा? माइटोसिस। तो एक सेल थी, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, और 8 के बाद में यहाँ पे क्या हुआ? 8 होने के बाद में 3 सेल्स ऊपर और 3 सेल्स नीचे। क्लियर हो गई ये वाली बात? ओके, वेरी नाइस। तो अब जब यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है डेवलप होने के बाद में, सी, ये मेगास्पोर टेट्रेड है, ठीक है। इन टेट्रेड में क्या हो जाएगा? एक जो होगा वो पर्टिकुलरली एक्टिव होगा, और इसके एक्टिव होने के बाद में 3 सेल्स ऊपर, 3 सेल्स नीचे और 2 सेल्स कैसी हैं? बीच के अंदर हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला एंड जो है वो माइक्रोपाइलर एंड है, नीचे वाला जो है वो आगे चलाजल एंड है। ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं, दीज आर द सिनर्जिड्स। एक इसके अंदर एग होगा एंड दिस इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर? तो जब भी आपसे कोई ये पूछेगा कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आप ऐसे ही बताएंगे, और इस तरह से आप डायग्राम भी बनाएंगे कि सबसे पहले 2 थी, फिर 4 बनी, फिर 8 बनी, और इस तरह से आप डायग्राम बना के इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फाइन, ओके। चलिए, तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं यहीं पे एक बार आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बेसिकली जो सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है, सिनर्जिड्स के साथ में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स और होती हैं। ये जो आपके सिनर्जिड्स हैं, यहाँ पे ना ऐसी ना फिंगर लाइक सेल्स और होती हैं, जिनको ना हम फिलीफॉर्म सेल्स भी बोलते हैं।
कौन सी सेल्स बोलेंगे? फिलीफॉर्म सेल्स। और ये एक तरह का एक ऐसा केमिकल रिलीज करती हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब कहाँ जा रही है? अंदर तक जा रही है। क्लियर हो गई ये बात? पोलन ट्यूब की मूवमेंट जो होती है वो कौन सी होती है? कीमोट्रोपिज्म। कौन सी होती है? कीमोट्रोपिज्म। तो कीमोट्रोपिज्म में पोलन ट्यूब कहाँ जा रही है? अंदर तक जा रही है। ठीक है। और ये जो केमिकल रिलीज कर रही हैं, जब एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो रहा है तो एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट होने पे यहाँ पे जो केमिकल रिलीज कर रही हैं ये फिलीफॉर्म सेल कर रही हैं। ये बात थोड़ा सा अपने दिमाग में ना लेके चलना, भूल मत जाना। ठीक है। कोई बार क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग ना पूरा का पूरा एग्जैक्टली मैं आपको सब चीज़ें बता दूं कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं और उन सेलेक्टिव टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चंस में बन सकती हैं। ठीक है। जैसे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है क्या कि जो कीमोट्रोपिज्म होती है, कीमोट्रोपिज्म किसकी वजह से होती है, कौन सी सेल्स हैं जो ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर? तो ऐसे ना छोटे छोटे पॉइंट्स को भी अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि यही आगे क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी हमें बहुत अच्छे से करनी ज़रूरी है, क्योंकि याद रखना सब्जेक्टिव में मार्क्स कट सकते हैं आपके, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आपने किया तो किया मतलब नंबर है तो है, उसमें कहीं काटने का ऑप्शन नहीं है। 1 नंबर मतलब 1 नंबर। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आई गई होगी। Next, why does triple fusion take place in flowering plant and why is it called so? Mention its significance. अब ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है या ट्रिपल फ्यूजन एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है, समझना इस बात को। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है समझना। ओके लिसन, मैंने अभी ना एक चीज़ बनाई थी, याद है? मैंने ना ऐसा कुछ बनाया था। ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये कहा था कि भाई यहाँ पे एक तो क्या है? एग है। ओके। ये वाली कौन सी सेल्स थी? ऊपर वाली, याद है ना? कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ पढ़ाई भी करो, है ना? मैडम डांटती भी है थोड़ा थोड़ा। चलिए, इसको हम बोल रहे हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है। और इसमें से एक जो था ये क्या था? एग। और ये जो थी ये कौन सी थी? सिनर्जिड्स। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो अब जज करके कमेंट मत करना कि मैडम आपकी हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं है। नहीं है यार, ठीक है, लेकिन तुम लोग अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखना। चलो चलिए, यहाँ पे अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है, इधर की तरफ यहाँ पे 2 सेल्स थी जिनका हम लोगों ने क्या नाम दिया था? पोलर न्यूक्लियाई। इनका नाम हमने क्या दिया था? पोलर न्यूक्लियाई। तो ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर थी ओव्यूल की, याद है? अभी अभी बताया था ना, भूलना मत, है ना? तो अब क्या होता है कि जब भी पोलन ट्यूब आती है, ठीक है, तो यहाँ पे से अगर ये पोलन ट्यूब अगर अंदर एंटर कर रही है तो बच्चों यहाँ पे ये जो सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म सेल्स होती हैं ना, ये ना रैप्चर हो जाती हैं, मतलब टूट जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है। और पोलन ट्यूब में से 2 तरह के या 2 तरह के नहीं, 2 मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स हैं वो कितने हैं? 2। ठीक है। तो ये 2 मेल गैमेट जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। ठीक है। अब एक मेल गैमेट फ्यूज होगा एग के साथ में, तो एग प्लस यहाँ पे एक और मेल गैमेट, फाइन, और एक ये आपका पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक और मेल गैमेट, फाइन। तो एग प्लस एक और मेल गैमेट, इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे जो हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और इस फर्टिलाइजेशन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, याद रखना। और यही जायगोट जो है, क्लियर है ना ये? ओके, यही जायगोट जाके आगे जाके यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो पहला फर्टिलाइजेशन कौन सा हुआ? ये वाला फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा फर्टिलाइजेशन जो है, दिस इज कॉल्ड 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, और मतलब एक तो यहाँ पे एग के साथ में फ्यूज हो गया,
ठीक है, और एक इनके साथ में फ्यूज हो जाता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, तो यानी कि N N और N, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर बनेगी इसको हम बोल रहे हैं कि ये 3N स्ट्रक्चर है। कौन सी N स्ट्रक्चर है? 3N स्ट्रक्चर। और ये जो 3N स्ट्रक्चर बनती है इसको हम लोग ये बोलेंगे कि ये आगे जाके क्या कर रहा है? एंडोस्पर्म बना रहा है। ओके, क्या बना रहा है ये आगे जाके? एंडोस्पर्म। क्लियर हो गई ये बात? तो ये जो एंडोस्पर्म होता है ना, दिस इज कॉल्ड रिजर्व फूड मटेरियल। क्या बोलेंगे एंडोस्पर्म को? रिजर्व फूड मटेरियल। अब जरा गौर फरमाइएगा, कितनी सेल्स आपस में मिली हैं? हाँ, 1 2 एंड 3 सेल्स आपस में मिली है ना, तो इसीलिए सॉरी इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आ गया ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन मतलब पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एक मेल गैमेट और जुड़ गया, तो कितनी स्ट्रक्चर बनी? 3 मतलब ट्रिपल। तो यहाँ पे कौन सी सेल्स बनेंगी? यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। कौन सा फ्यूजन हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन। नाउ गॉट इट कि अब आप आंसर दे सकते हो। अच्छा, कहाँ पे हो रहा है? इन फ्लावरिंग प्लांट में। नेचुरल सी बात है, एम्ब्रियो सेक में हो रहा है। ठीक है, अच्छा तीसरी बात, वाई इज इट सो कॉल्ड? इसको अपन ने क्यों कहा? 3 सेल्स मिल रही हैं। मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। अब ये एंडोस्पर्म क्या होता है समझना। एंडोस्पर्म एक तरह का रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो तुम्हारी मम्मी तुमको ना एक डब्बा देती है ना खाने के लिए, है ना? तो ऐसे ही ना प्लांट्स भी ना अपने छोटे छोटे से सीड्स को ना डब्बा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि ये जो एंडोस्पर्म है दिस इज कॉल्ड रिजर्व फूड मटेरियल। और ये रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ना, ये प्लांट को क्या करता है? आगे मैच्योर होने के लिए जो सीड डेवलपमेंट हो रहा है ना, उस सीड डेवलपमेंट में ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये उसको फूड प्रोवाइड करा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सीड अभी बना नहीं है, फोटोसिंथेसिस वो पहले कर लेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो तब तक उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तब तक उसको एनर्जी मिलेगी एंडोस्पर्म से। क्लियर हो गई ये बात? पक्का? श्योर? आगे चले? अच्छा, कहीं भी अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो ना तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से सॉर्ट कर सकें। क्लियर? ओके, चलिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। फाइन, ओके। समझना, एक तो होता है आपका एल्बुमिनस। ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, तो अब अभी अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी जिसको मैंने ये बोला एंडोस्पर्म। याद है ये चीज? अभी अभी बताई थी ना? ठीक है, अगर एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली यूज्ड नहीं हुआ है, ठीक है, आई रिपीट कि ये मैच्योर सीड के अंदर परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। क्या? एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन, ठीक है, अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है मैच्योर सीड के अंदर, तो हम ऐसी चीज को या ऐसे पर्टिकुलरली सीड्स को हम एल्बुमिनस सीड्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसका ये याद रखना, इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, जैसे आपका मेज हो गया, ठीक है, बार्ले हो गया। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स याद रखना। अरे मक्का खाया है ना, मक्के को खाते हैं तो तुम क्या खा रहे हो? उसका एंडोस्पर्म खा रहे हो, है ना? तो वो जो है मक्का है, मक्का के अंदर जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म कैसा होता है बेटा? ये रिजर्व फूड मटेरियल था। ठीक है, जो प्लांट के पास में बच गया और वो तुम्हारे लिए नहीं बचाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है नॉन एल्बुमिनस। तो इसका तो आंसर आ ही गया होगा, नहीं आया अभी भी? भाई अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखना, द एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड, ठीक है,
कंप्लीटली यूज हो चुका है एंडोस्पर्म, ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऐसा बचा ही नहीं है तो जो आपको क्या कहते हैं स्वाद दे तो यहाँ पे नॉन एल्बुमिनस, याद रखना, मजाक की बात अलग है। एंडोस्पर्म क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस क्या होता है कि जहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली यूज हो चुका है, कंप्लीटली यूज हो चुका है और वहाँ पे किसी भी तरह का और रेजिड्यू मटेरियल नहीं बचा है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस बोलते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो इसमें एग्जाम्पल याद रख लेना, एक तो पी और एक ग्राउंडनट, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स याद रख लीजिएगा, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना। ओके चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, श्योर हो ना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट, हाउ डज पोलन मदर सेल डेवलप इन अ मैच्योर पोलन ग्रेन, इल्यूस्ट्रेट द स्टेजेस द लेबल डायग्राम। बच्चों देखना, समझना है इस चीज को। चलिए, हाउ डज पोलन मदर सेल डेवलप इनटू अ मैच्योर पोलन ग्रेन, ठीक है। समझना इस बात को। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है ना वो ये आती है कि इस तरह से एक एंथर सैक होता है, ठीक है। एंथर सैक क्या होता है कि जो आपका एंड्रोशियम होता है ना, एंड्रोशियम को अगर आप कट करते हैं, उसको अगर आपने कट किया तो यहाँ पे आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगी, तो 1, 2 और 3, 4, ठीक है, इस तरह की ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर है ये बात? मैं देखो क्वेश्चन तो करा ही रही हूँ लेकिन थोड़ा बहुत आप इस चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश भी करना, ठीक है। जिसमें आउटर सेल जो है वो एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, और फिर जो आती हैं वो कौन सी आती हैं, टेपिटम, और टेपिटम के बाद में कौन सी आती हैं आपकी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रहेगा कौन सी सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, ठीक है, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिवीजन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो ये क्या है आपके, पोलन सैक है, ठीक है। पोलन सैक है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। और जो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं ये डिप्लॉइड है बेटा। कैसी हैं, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड हैप्लॉइड याद है ना, अगर जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो अगर पेयर में है, ठीक है, तो हम उस सेल्स को क्या बोल रहे हैं कि वो डिप्लॉइड है। अगर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो गए हैं, आधे हो गए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉइड बोल रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर भी प्रोसेस होगा जिसको हम मियोसिस डिवीजन बोल रहे हैं, 1, 2 का 4। तो एक सेल से कितनी सेल्स बनेंगी, 4। क्या बनेंगी, 4 मदर सेल्स। क्लियर हो गई ये बात? एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं मियोसिस डिवीजन में। तो इधर क्या हुआ कि ये आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम था, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस हुआ। मियोसिस में कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी। अब जब ये 4 सेल्स बनती हैं ना तो ये सारी सेल्स आपस में चिपकी हुई होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रेड। क्या बोलेंगे इनको, टेट्रेड। और ये जो टेट्रेड होता है, ये टेट्रेड आगे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद में किसका फॉर्मेशन करेगा, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, समझ में आ गई? तो अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो या नहीं, क्या कि हाउ डज पोलन मदर सेल डेवलप इनटू मैच्योर पोलन ग्रेन, इल्यूस्ट्रेट द स्टेजेस, लेबल डायग्राम। जब भी आपको डायग्राम बनाना हो ना तो सबसे पहले ना देखो बेटा, ये वाला डायग्राम बनाना मत भूलना, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला डायग्राम बनाना अच्छे से, डायग्राम पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। डायग्राम को अच्छे से लेबल्ड करना है और डायग्राम की प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बायोलॉजी का टीचर ना डायग्राम देख के बड़ा खुश होता है, भले ही उसे खुद को बनाने आए चाहे नहीं आए, लेकिन हाँ डायग्राम देख के वो खुश बहुत होता है, ठीक है। तो तुम याद रखना, तुम अच्छे से बनाना, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना इसकी, फाइन। तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम बनाने के बाद में आपको ना
इस तरह का फ्लो चार्ट बनाना है। उस फ्लो चार्ट में आपको ये बताना है कि पोलर मदर सेल्स क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड होने के बाद में यहाँ पे क्या बनता है, टेट्रेड बनता है। टेट्रेड में कितनी सेल्स होती हैं, 4 सेल्स होती हैं। ये 4 सेल्स क्या होती हैं, आगे जाके सेपरेट हो जाती हैं और सेपरेट होने के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन्स का। कितना ईजी है, आसान सा है ना। फालतू में ही टेंशन लेते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता ही क्या होता है, अपने आप से ईमानदारी रखना। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं ना, मैं उनसे एक ही चीज़ कहती हूँ, अगर तुम ईमानदार होके खुद से पढ़ोगे ना, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग ना ऐसे कहते हैं, हाँ हो गया, ये याद है, ये आता है, ये हो जाएगा, ये देख लेंगे। करते हो ना ऐसे, ऐसे नहीं करना है। अपने से ईमानदार रहना है और थोड़ा सा अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना है। और अचीवर्स एकेडमी तो आपके साथ में है ही हमेशा, तो हम पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए कर लेना चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, फाइन, ओके। अब वही क्वेश्चन जो था, मैंने इसको अलग से यहाँ पे मेंशन किया, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी ऐसा इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोलेगा वो समझना। 6th क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ एनलार्ज व्यू ऑफ टीएस ऑन माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, आपको ना पता है, नॉर्मल डायग्राम दे के भी बोल सकता है कि इसके फॉलोइंग पार्ट्स को आप लेबल्ड कीजिए, या फिर आपको स्पेसिफिकली मेंशन भी किया जा सकता है कि आप स्पेसिफिकली पार्ट्स को मेंशन कीजिए। समझ में आ गई, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम कौन सा बनाओगे, यही वाला ही बनाओगे कि इसके अंदर ऊपर वाला पार्ट, मतलब पहले ऐसे बना लेना, ठीक है, इस तरह से बना लेना, और लास्ट में क्या बताओगे कि एपिडर्मिस क्या है, अंदर की तरफ जो सेल्स हैं उनको हम एंडोथीशियम बोल रहे हैं, नीचे जो होती हैं वो मिडिल लेयर्स होती हैं, और लास्ट में जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, टेपिटम, और टेपिटम के जस्ट नीचे जो होगी वो कौन सी होगी, आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। कौन सी सेल होगी, आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब समझ में आ गया, यही था ना क्वेश्चन के अंदर, तो ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। और अपना दिमाग ना रिलैक्स रखना, फाइन, रीले मत देखना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही जाते हैं हम लोग। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंक्शन ऑफ टेपिटम। अब बच्चों ये वाली बात जो है ना, हमेशा याद रखना कि टेपिटम जो है वो कैसी है, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो जो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहली बात, इनर मोस्ट लेयर है। दूसरी बात कि ये नरिश कर रही है, ठीक है, किसको नरिश कर रही है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को डेवलप कर रही है, ठीक है। जो भी डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो आगे डिवाइड कर रही है, डिवाइड करने के लिए उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको खाना चाहिए, तो ये खुद टूट टूट के उनको क्या दे रही हैं, न्यूट्रिशन दे रही हैं। अब जब ये उनको न्यूट्रिशन दे रही हैं, उनको खाना प्रोवाइड करा रही हैं, खाना प्रोवाइड कराने के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, सेल्स ऑफ टेपिटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये पोलन ग्रेन के सराउंडिंग में इनका ये टूट के लग जाती हैं, जिनको आगे हम यूबिश बॉडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूबिश बॉडी। तीसरी बात और ध्यान रखना, इन्हीं की वजह से एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो आउटर लेयर पे प्रेजेंट होता है, जो एक पर्टिकुलरली स्पीशीज के अंदर ही होगा, है ना। स्पीशीज इंट्रैक्शन जब होता है तो यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन के काम में आता है ये प्रोटीन। क्लियर, याद हो गई। तो इनको ना एंजाइम प्रोवाइड कराना है, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। ये यूबिश बॉडी भी बनाती हैं। कौन सी बॉडीज बना रही हैं, यूबिश बॉडीज बना रही हैं। तो ये बात भी समझ में आई गई होगी आप लोगों को, कौन सा कि टेपिटम का फंक्शन क्या है। चलिए तीसरी बात यहाँ पे आती है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रीजन पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल, पोलन टेबलेट्स आर यूज्ड बाय द पीपल दीज डेज। फाइन, तो पहले एक बार पोलन ग्रेन की ना स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सी पोलन ग्रेन, ठीक है, ये पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें, ऊपर वाली सेल जो है वो टू सेल स्ट्रक्चर होती है, कुछ कुछ में 3 भी होती है, लेकिन नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स के अंदर 2 सेल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक सेल जो होती है वो होती है वेजिटेटिव सेल, और दूसरी होती है वो कौन सी होती है, जनरेटिव सेल। एक का काम क्या होता है, पोलन ट्यूब बनाना, और दूसरे का काम क्या होता है, मेल गैमेट्स बनाना, ठीक है।
तो अब क्या होता है बेटा कि आउटर मोस्ट वाला पार्ट जो है, ये वाला जो आउटर मोस्ट वाला पार्ट है, इसको हम एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटाइन। आउटर मोस्ट वाला पार्ट एक्साइन और अंदर वाला पार्ट इंटाइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन होता है। क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन। और दैट इज अ काइंड ऑफ यहाँ पे एक पोलन किट और होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका पोलन ग्रेन होता है ना, सबसे 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 हार्ड मटेरियल है ये, जो इसका ये एक्साइन है ना, ये इतना टफ मटेरियल है कि किसी भी तरह के प्रोसेस में ये खराब नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे वो लीचिंग कह लो या अगर उसके ऊपर मतलब कुछ भी आप कर लो, वो खराब नहीं होगा। तो इसीलिए फॉसिल्स के अंदर भी, यानी कि जब जुरासिक एरा तक के जो फॉसिल्स हैं वहाँ पे भी इनके पोलन ग्रेन्स जो थे, उस टाइम पे जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट थे, तो उसके भी पोलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट हैं। समझ में आ गई ना ये वाली बात? तो पोलन ग्रेन्स का आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि इनकी ना टैबलेट्स आजकल बहुत अच्छे से यूज़ में ली जाती हैं। क्यों ली जाती हैं? कुछ एथलीट्स होते हैं जो ये पोलन ग्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा एलर्जी बोल रही हूँ, एलर्जी याद आ गया ना, एलर्जी से एलर्जी भी कॉज करते हैं। ओके, अगर ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में फैल जाएं तो ये ना हे फीवर कॉज करते हैं। पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है, खैर, लेकिन ये एनर्जी भी देते हैं, एलर्जी नहीं एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी भी देते हैं और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इसीलिए आजकल कुछ लोग स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो क्या खाते हैं? पोलन टैबलेट्स खाते हैं। ये सिरप की फॉर्म में भी आता है, ये टैबलेट की फॉर्म में भी आता है। फाइन, क्लियर हो गया? मिल गया आंसर? चलिए, with the help of the diagram development of mature embryo sac megaspore mother cell in the angiosperm, ठीक है, फाइन। ओके क्लास, इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मतलब वो जो क्वेश्चन था ना एम्ब्रियो सेक वाला, ठीक है, ये जो आपका हाँ जी, पोलन सेक वाला जो आपका क्वेश्चन था, जहाँ पे मैंने आपको ये वाला बताया था एग्जैक्टली तो सेम यही चीज़ आप लोगों को बतानी है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दो दो तरीके से ये दे सकता है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चंस में आपको सेम तरह का आंसर लिखना है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आप लोगों को बताना है, उस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर बताओगे, ठीक है। कैसे बताओगे स्ट्रक्चर? कि जो ये आपका ओव्यूल होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड, ठीक है। यहाँ वाला इसका अपोजिट एंड जो होगा इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, कॉर्नर वाला हीलम एंड लास्ट वाला इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो फ्यूनिकल होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, हीलम के साथ में ये अटैच होता है। माइक्रोपाइल एंड वो एंड होता है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है। प्रोटेक्शन के लिए आउटर इंटेगुमेंट होगा, अंदर की प्रोटेक्शन के लिए इनर इंटेगुमेंट होगा। और ये जो होता है इसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस का काम क्या होता है? ओव्यूल को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना, किसी के अंदर क्या न्यूसेलस भी रिमेन रहता है, हाँ या ना? ठीक है, कमेंट करना और देखना कि न्यूसेलस किस में रिमेनिंग है और उस तरह के सीड्स को क्या बोलते हैं। अब ये मेरा क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर। और ये क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। तो जब भी आपको एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछा जाए तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इनके स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है, और इनके बारे में बताएंगे। समझ में आ गई बात? तो पहली बात ध्यान रखना, मैं फिर से बता रही हूँ, हीलम, हीलम से क्या होगा? ये अटैच होगा। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड में क्या होता है कि यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है। ये आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, आउटर बाहर का, इनर अंदर का, ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पे न्यूसेलस। न्यूसेलस का काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। और लास्ट में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। क्लियर हो गई बात? गॉट इट? पक्का कर लोगे ना? चलिए, तो अंत करते हैं, अंत नहीं बोल रही मैं, ठीक है। चलिए एंडिंग करते हैं इस वीडियो की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके आप चाहो तो आगे जाके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो पॉज करके वीडियो को। ओके,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा होगा और इसको अच्छे से देखिए। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो आपको, आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।